करते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स का लॉ पे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? तो कूलम्ब्स लॉ देखो क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो अगर पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज। अब एक नया टर्म यूज करें हम लोग, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक बॉडी अगर बहुत छोटा हो और उस पर चार्ज हो तो हम उसे पॉइंट चार्ज बोलते हैं, या एक बॉडी थोड़ा बड़ा ही हो, मतलब 1 मीटर जो है रेडियस का एक स्फीयर हो, उस पर बहुत सारा चार्ज डेवलप हो और हम उसको जो है बहुत बड़े डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मतलब दूसरा चार्ज बहुत दूर हो, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो 1 मीटर है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर दूर दूसरा चार्ज है, तो 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर का स्फीयर होगा, तो 1 मीटर का स्फीयर एक पॉइंट के जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हो, दो पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज मान लो एक है जिसपे चार्ज Q1 है और दूसरे पे जो है चार्ज है Q2, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये तो नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये मान लेते हैं कि ये समथिंग कुछ फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लग रहा है, FE से दिखा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स अब Q1 पे भी लगेगा दूसरे के कारण, FE। ठीक है, अब मेरी बात समझिए ध्यान से। तो कूलम्ब्स का लॉ ये कहता है कि अगर इसके डिस्टेंस को हम घटा बढ़ा नहीं करें, डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखें, तो इन दैट केस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है यानी Fe है, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मतलब डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखें और चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली बढ़ता है। अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम 2 गुना कर दिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 2 गुना हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज को 2 गुना कर दिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा। ये कूलम्ब्स का पहला लॉ। ठीक, फिर दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें और उसके बीच के डिस्टेंस को घटाएं या बढ़ाएं, तो इन दैट केस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा R स्क्वायर के। मतलब R अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है ना, और R अगर घटेगा तो फोर्स क्या होगा? उसके स्क्वायर गुना के टर्म में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ। तो 2 लॉ दिया गया, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। दूसरे वाले लॉ को हम लोग जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब इन्हीं बातों को हम एक ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिखना है, ठीक ना, अकॉर्डिंगली नहीं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, magnitude of electrostatic force is acting between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges when distance between them is constant। अब यहां तक ध्यान से देखो, यहां तक क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड से शुरू करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर कांस्टेंट। दोनों को इंक्लूड करके बता दी। तो अगर हम यहां पे कुछ ऐसे मान ले, लेट देयर आर टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस आर, पॉइंट चार्ज क्या क्या मान रहे हैं देख लो, पॉइंट चार्जेस आर Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड क्या मान रहे हैं? एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, देन इलेक्ट्रिक फोर्स Fe विल बी। तब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होने वाला है? Fe क्या होने वाला है? तो 2 चार्ज हम मान लिए, 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q1 एंड दूसरा जो चार्ज है वो है Q2। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है R। ठीक है, एक चार्ज Q2, दूसरा चार्ज Q1, और डिस्टेंस कितना है? R। तो अगर ये सारा चीज डाटा हमको दिया हुआ है तो अब हम कूलम्ब्स के लॉ को अप्लाई करके देखेंगे क्या होने वाला है। तो कूलम्ब्स के लॉ को अप्लाई करते हैं, विल बी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? Q1 Q2। ठीक ना, ये इसको हम फर्स्ट मान लिए। जब क्या कांस्टेंट रहेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट। और अगर डिस्टेंस ही वेरी कर रहा है एंड चार्ज कांस्टेंट है तो Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 वाले को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दे रखा है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। अब मिलाने से देखो क्या होने वाला है, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहां पे मिला लिए, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम सम्मिलित कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो जो ही दोनों इक्वेशन को मिलाए मतलब कि एक ऐसा कंडीशन आ गया, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिलाएंगे, यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस भी वेरी कर रहा होगा, दोनों साथ में वेरी कर रहे हैं। इन दैट केस इफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ ही यहाँ पे क्या है, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, Q1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2। बस हम मैग्नीट्यूड लेके अभी चल रहे हैं, पोलरिटी लेके अभी नहीं चल रहे हैं, पोलरिटी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी बस मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो इन दैट केस ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम यहाँ पे हटाने वाले हैं और उसके जगह पे एक नया चीज लाने वाले हैं, एक कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो के है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट बोलेंगे, के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। एंड के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये किसके लिए, फॉर वैक्यूम के लिए, ठीक ना। वाइल दूसरे मीडियम के लिए ये के जो होगा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा फॉर अदर मीडियम के लिए, फॉर अदर मीडियम, या इसी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये दूसरे मीडियम के लिए, ये दूसरे मीडियम के लिए, ये दोनों बातें लिखते हैं फॉर अनदर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म एंटर कर गया इस इक्वेशन में, तो ये क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा डिस्कस कर लो यहाँ पे, जैसे कि अगर एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का कुछ है और जो कुछ भी है वो कांस्टेंट टर्म है, और इस टर्म को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो यहां से पहले थोड़ा सा हम वैक्यूम पे ही चर्चा करें, फिर दूसरे पे जाएंगे ताकि डिटेल पूरी तरह से क्लियर हम लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो अगर ये वैक्यूम है, फिक्स है, तो इन दैट केस के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। एंड यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, हियर एप्सिलॉन नॉट इज क्या है, ये है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम का परमिटिविटी है, और इसका वैल्यू जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका एक और यूनिट होता है, इसी यूनिट को हम लोग फैराड पर मीटर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब फैराड किसका यूनिट है, ये आपको कैपेसिटर में पता चलेगा, ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ का मतलब है फैराड, ठीक है, फैराड, ठीक, समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, दूसरे मीडियम का जो परमिटिविटी ऑफ होगा वो अलग होगा, तो ये बातें तो समझ में आ गया। इसलिए अब इक्वेशन जो है चेंज हो जाएगा, अगर ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स हमको निकालना होगा वैक्यूम के लिए, तो के की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी चीजें वही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से एक फॉर्मूला निकल गया कि अगर दो चार्ज कहाँ हो, दो चार्ज वैक्यूम में हो, इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे उसके बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्लियर सी बातें हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो है मीडियम चेंज कर जाए, जैसे कि ये Q1 चार्ज है और ये वाला Q2 चार्ज है, और यहाँ पे सब कुछ को कांस्टेंट रखते हुए हम मीडियम को ही चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए, मीडियम को चेंज कर दिए, तो इन दैट केस नए मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन होगा। ये परमिटिविटी ऑफ अगर मीडियम हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो, तो इन दैट केस जो फॉर्मूला है, जो Fe है
वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, वैक्यूम के लिए। अब वैक्यूम के जगह पर परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R²। ये आपका किसी दूसरे मीडियम के लिए क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई, दूसरे मीडियम के लिए। अब दूसरे मीडियम में एक टर्म आता है, पहले उस टर्म को समझते हैं। टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो हमने कहा कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा है और वैक्यूम का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। तो वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसे ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं और इसे एक रेशियो से निकालते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ वैक्यूम। सो हम डेफिनेशन एक लिख सकते हैं इसके लिए, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी दो परमिटिविटी का रेशियो है, सो रिलेटिव परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होगा, ये यूनिट लेस होगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। क्यों यूनिट लेस हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली में रेशियो है और रेशियो का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को कुछ चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो अगर ये एप्सिलॉन का वैल्यू हम पीछे वाले इक्वेशन में पुट करें, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों डिजाइन किया, अब ये भी आपको समझने वाला बात है। ये फॉर्मूला हमने डिसाइड ही क्यों किया, क्यों ये फॉर्मूला जरूरी है और इसी फॉर्मूला को क्यों हमको याद रखना है। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पे अगर हम ई आर को थोड़ा सा साइड कर ले तो एफ ई इज इक्वल टू, जो कि मीडियम में लग रहा है, दूसरे मीडियम में, ये क्या हो जाएगा 1/ER, और बाकी जो चीजें हैं उसको एक साथ रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो आप क्या देखते हो कि जो ब्रैकेट में हमने जो वैल्यू रखा है, वो वैल्यू जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बता रहा है, लेकिन वैक्यूम में। तो अगर वैक्यूम में ऑलरेडी फोर्स गिवन है और अगर हम उस मीडियम को चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स हमारा एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी मीडियम का एप्सिलॉन आर गिवन है, जैसे क्वेश्चन गिवन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू 50 न्यूटन है, इफ मीडियम इज चेंज्ड बाय अनदर मीडियम विदाउट डिस्टर्बिंग द अनदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इन दैट केस सीधा क्या करना है, अगर एप्सिलॉन आर गिवन है तो उससे डिवाइड करना, वैल्यू आपके सामने रहेगा, यानी न्यू जो फोर्स रहेगा वो 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा आंसर। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी किसी मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है एफ ई, अगर ये मान लो किसी मीडियम में लग रहा है, तो यह मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर में लगने वाले फोर्स, यानी एफ ई इन एयर नहीं, सॉरी एयर नहीं बोल रहे, वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। इस तरह से आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कूलॉम्स लॉ आपको क्लियर समझ में आ गया बात, ठीक है। यहां से आपको लिखने कूलॉम्स लॉ क्लियर हो गया, कूलॉम्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप जो है एक काम कर लेना, डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल लेना के का और एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि जो कूलॉम्स लॉ हम आपको बता रहे थे, उस कूलॉम्स लॉ के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चे, कूलॉम्स लॉ पहला चीज तो क्या है कि यहाँ ध्यान से हम पढ़ लेते हैं, कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। शुरू सभी पॉइंट चार्ज बोलते आ रहे हैं, तो आप याद कर लो, ये जो कूलॉम्स लॉ है 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर बड़ा वाला 2 चार्ज रख दे नजदीक में, तो इसके लिए ये कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये समझिए बोर्ड पे थोड़ा सा कि ये मान लो एक चार्ज है और इतना बड़ा एक स्फीयर और है, और इस स्फीयर पे चार्ज ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सतह पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्ज का अमाउंट समथिंग Q1 है, और दूसरे बॉडी पे कुछ माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो वैल्यू है वो Q2 है, और इन दोनों के स्फीयर के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, और इस सब का जो रेडियस है वो रेडियस जो है 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। तो एक्चुअली में देखा जाए तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो उसका रेडियस है बहुत छोटा नहीं है, इसलिए ये स्फीयर पॉइंट चार्ज नहीं कराएंगे, और यहाँ कूलॉम्स का लॉ काम नहीं करेगा। मतलब कूलॉम्स लॉ जो फोर्स देंगे वो फोर्स रियलिटी में उस बॉडी पे नहीं लग रहा होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहना चाहिए, बॉडी का साइज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए, तब ये काम करेगा। दूसरा पॉइंट, इट इज ओनली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा नहीं कि कूलम्ब्स लॉ यह बता रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये नहीं बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रॉपर्टीज को, क्वालिटी को ये नहीं बता रहा है, बस क्वांटिटेटिव है, मतलब ये फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो चीज बता रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। Coulomb's force is central force which is acting towards the direction of line joining of point charges. Coulomb's force जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है, यानी कि जो पॉइंट चार्ज के जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन है उस लाइन के अकॉर्डिंग ही ये फोर्स लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे और फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों को लाइन ज्वाइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ही फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? अगला बात, Coulomb's force is an interactions between two charges which follow the Newton's third law of motion. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ आता है, थोड़ा सा हमको अजीब लगता है क्योंकि बच्चे जो है हर एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन शो करना शुरू कर देता है। तो देखो बच्चे, तो ये फोर्स के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम हर बात के लिए कुछ अगर बोल देते हैं तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ, ऐसा कोई बात नहीं है, वो फोर्स के लिए, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे जो है ये कुलॉम्ब्स फोर्स भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। मतलब अगर ये बॉडी, फर्स्ट बॉडी दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले पे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट लगाएगा। इसलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये फॉलो करेगा हमेशा, ठीक ना। मतलब यहाँ हम आपको ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो अगर बॉडी है, दो बॉडी ऐसे यहाँ पे देखो, एक बॉडी ये पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, ये पॉइंट चार्ज Q1 है और ये पॉइंट चार्ज Q2 है। तो अगर मान के चलते हैं Q1 जो है Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम कुछ ऐसे बोल रहे हैं F21 यानी 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, F21 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1। तो जब ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड पे फोर्स लगाएगा तो सेकेंड वाला बॉडी भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा और यह फोर्स लगेगा F12 यानी फोर्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक ना। अब ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F12 हो चाहे वो फोर्स F21 हो, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, बट डायरेक्शन दोनों के क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्यों अपोजिट है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है F12 और F12 को जब 21 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? माइनस F21, ठीक ना। यानी F12 और F21 दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आई? ठीक ना। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को बता रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हो गया।